सभी को मेरा नमस्कार। मैं मंजू पाठक, अध्यक्ष महिला अधिकार संगठन प्रयागराज। सबसे पहले तो मैं एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने यह मौका मुझे दिया कि मैं बच्चों को या महिलाओं को उनके ऊपर उनका टॉपिक मैं बता सकूं। और इसी के साथ मैं कवि जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने यह अवसर मुझे दिया। तो हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, बात करते हैं। सबसे पहले तो हम आते हैं बेटी बचाओ। अगर हमारी बेटियां बचेंगी तभी पढ़ेंगी। तो बेटियां कैसे बचेंगी, इस पे मुझे बात करना है। बेटियों को मारने वाले पेट में ये जिम्मेदारी या ये गलती कौन करता है? वो हम महिलाएं ही करते हैं। मैं हर बहन से ये कहना चाहूँगी कि कभी भी आप लोग जाके भ्रूण हत्या जैसी गलती ना करें, टेस्ट ना कराएं। अगर घर में आपकी सास या आपके पति या कोई भी कहता है तो सीधे आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर हमारी माँ हमें पेट में मार दी होती तो आज हम कैसे इस दुनिया में होते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब भी आपके घर वाले आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव बनाते हैं तो आप सीधे उनको समझाइए कि अगर हर बहन, हर महिला अगर ये करने लगेगी, भ्रूण हत्या, पेट में ही बेटियों को मारने लगेंगी, तो हमारी जनसंख्या आज भी कम हो चुकी है। तो बहुत ही दिक्कत आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि पांचाली वाली स्थिति आ जाए। तो इसका ध्यान हम सबको रखना है। इसी के साथ साथ में हमारा दूसरा टॉपिक आएगा बेटी और बेटे में अंतर। बेटी और बेटे में अंतर हम बहन करते हैं, हम महिलाएं ही करते हैं। कोई ये बता दे, क्या बेटियां पहले पैदा हो जाती हैं? नहीं। 9 महीना हमारी बेटियां भी पेट में रहती हैं और 9 महीना हम अपने बेटे को भी पेट में रखते हैं। जिस दर्द से हम अपने बेटे को पैदा करते हैं, उसी दर्द और पीड़ा से हम अपनी बेटियों को भी पैदा करते हैं। इसका ध्यान भी मुझे रखना है, कोई और नहीं रख सकता है। हमारे लिए अगर हम दूध बेटे को देते हैं तो दूध हमें बेटियों को भी देना है। अगर हम माँ बन के दूध बेटे को पिलाते हैं तो मुझे बेटियों को भी पिलाना है। तो फिर अंतर कहाँ से? ये अंतर हम और आप ही करते हैं। तो इसका भी हम लोगों को विशेष ध्यान रखना है। बेटे से बेटियां कहीं भी कम नहीं हैं। बेटियां हमारी अपने माँ बाप का भी घर को रोशन करती हैं। ससुराल जाती हैं तो अपने पति का भी घर रोशन करती हैं और समाज में निकलती हैं तो समाज और अपने देश प्रयागराज, गोरखपुर, जहाँ की भी हो, वहाँ का भी नाम वो रोशन करती हैं। तो एक बेटी के ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ हैं और बखूबी वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाती हैं। तो बड़ा सौभाग्य है कि जिसके घर में बेटी पैदा हो, और वो तो बहुत ही किस्मत वाले लोग हैं जिनके घर में बेटियां होती हैं। इसी के साथ में मैं फिर आगे बढ़ती हूँ तीसरे टॉपिक की तरफ से। बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। आज की समय और परिस्थितियों को देखते हुए मुझे बेटियों को वो शिक्षा देना है। मैं हर स्कूल कॉलेज से भी यह गुजारिश करूँगी, निवेदन करूँगी कि एक क्लास स्पोर्ट्स का होता है, उसमें बच्चों को मार्शल आर्ट की शिक्षा ज़रूर दी जाए।
क्योंकि कम से कम अगर बाहर कोई हमला हो तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। इसके बाद सबसे मेन टॉपिक हमारा टच और बैड टच। गुड टच और बैड टच क्या होता है, मैं अपने बेटियों को बताना चाहूँगी। गुड टच हमारे जो भी बेटियां हैं उनके पिता का स्पर्श छोटे से मम्मी को भी चाहिए, पापा को भी चाहिए कि बच्चों के साथ बताएं। गुड टच जो भी मम्मी पापा या भाई उनकी फीलिंग बेटियों को बताएं। और बैड टच अगर आपके किसी भी पार्ट्स को कोई गलत जगह हाथ लगा के या कुछ भी ऐसा कहता है तो ये बताया जाए बच्चों को कि ये इंसान या ये आदमी आपके लिए गलत सोचता है, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। और मैं हर स्कूल से भी, स्कूल वालों को भी मैं चाहूँगी कि ये एक क्लास बच्चों को ज़रूर दिया जाए, गुड टच और बैड टच क्या होता है। छोटी बच्चियां हमारी नहीं समझ पाती हैं, जिससे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। और कभी कभी तो ये स्थिति होती है कि हमारी जिस बच्ची ने अभी 1-2 के क्लास में गई और बहुत ही बड़ी घटना घट जाती है, हमारी बेटियां हमारे हाथ से चली जाती हैं। तो ये सबसे ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, छोटे से ही हमें घर से ही बच्चों को ये शिक्षा शुरू कर देनी है कि गुड टच क्या होता है, इसकी फीलिंग क्या होती है, बैड टच क्या होता है, इसकी फीलिंग क्या होती है। इसी के साथ मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हर स्कूल और कॉलेज, हर स्कूल कॉलेज के लिए मैं इस सब्जेक्ट के लिए मैं विशेष करके निवेदन करूंगी, क्योंकि 1-2 जगह मैं खुद गई हूँ। और बेटियों की काउंसलिंग मीन्स ये नहीं है कि हम उनको जा रहे हैं काउंसलिंग करने, या उनको बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे स्कूल लड़कियाँ आती हैं जाती हैं तो बीच में उनको बहुत सारे ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि वो घर में भी नहीं बता पाती, समाज में भी नहीं बता पाती और अपने टीचर्स को भी नहीं बता पाती। उनको ये डर या ये भय रहता है कि अगर हम घर में बताएंगे तो ऐसा ना हो कि मेरा स्कूल बंद करा दिया जाए, ऐसा ना हो कि मेरे मम्मी पापा उनके घर में जाके कहीं लड़ाई हो जाए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस डर से हर स्कूल में हर 6 महीने पे 3 महीने पे, मैं भी कहूँगी मुझे अगर कोई भी स्कूल बुलाना चाहे मैं फ्री, मेरा कोई कास्ट नहीं, कोई पैसे नहीं, मैं उस स्कूल में आके अपना 1 घंटे का समय ज़रूर दूँगी। वो काउंसलिंग कैसे की जाती है, उस काउंसलिंग का तरीका कैसे है, एक कोई भी खाली जार या कुछ रख दिया जाता है और हर बच्चों से कहा जाता है कि आपके साथ, बेटियों से कि आपके साथ कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हुआ है जो आप नहीं बता सकती हैं, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपकी बात को कहीं भी ओपन नहीं करूँगी और जो भी होगा मैं उस समस्या का समाधान करूँगी। तो ये हमारे लिए, हमारे आने वाली बेटियों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है। हर कॉलेज और हर स्कूल से मेरा यह निवेदन है कि आप लोग अपने अपने स्कूल में काउंसलिंग 3 महीने में, 6 महीने में एक बार काउंसलर ज़रूर बुलाइए और उसमें जो भी बच्चियां अपनी समस्या को रखती हैं उसको आपस में टीचर, प्रिंसिपल, काउंसलर बैठ के बात करके पुलिस का
सहयोग लेके उस समस्या का समाधान कराना बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण इतना बड़ा सब्जेक्ट है, शायद इस पे हम लोग पूरे दिन चर्चा करें तो शायद कम हो जाएगा। नारी को सशक्त कैसे बनाया जाए, नारी सशक्त कैसे बने, तो सबसे पहले शिक्षा। अगर हर माँ अपनी बेटियों को शिक्षा दे तो बेटियां अपने आप ही सशक्त, शिक्षित, आत्मनिर्भर खुद बनेंगी। तो इसलिए बेटी और बेटे में अंतर न करते हुए हर माँ अपने बेटियों को शिक्षा अवश्य दे। अगर आपकी बेटी शिक्षित रहेगी तो उसे अपना अधिकार पता रहेगा, उसके लिए कौन कौन सी योजनाएं हैं उसे पता रहेगा और वो बखूबी अपना अधिकार और हक वो अपना ज़रूर लेगी। इसलिए महिला को सशक्त होना बहुत ही ज़रूरी है। और सशक्त कहाँ से होगी? हर माँ अपनी बेटियों को, हर पिता अपनी बेटियों को ज़रूर शिक्षित करे। इसी के साथ हम आते हैं आत्मनिर्भर। हमें आत्मनिर्भर भी हर बेटी बहन को बनाना है। इसमें आत्मनिर्भर में बहुत सी हमारी बहनें हैं, क्योंकि मैं महिलाओं पे ही काम करती हूँ और यही काम करते करते 20 साल हो गए मुझे। बहुत कुछ मैंने देखा, बहुत कुछ मैंने फेस किया है, बहुत कुछ सुना भी है। लेकिन खुशी तब होती है जब हमारी कोई भी बहन बेटी सशक्त अपने पैरों पे खड़ी होती है, अपना खर्च खुद चलाती है। तो इसके लिए भी हमें हर तरह के, जैसे बहुत सी बहनें हमारी आज भी हैं, खास करके गांव में, वो पढ़ी लिखी नहीं हैं। वो कहती हैं मैडम हम कैसे काम कर सकते हैं, हम तो पढ़े नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है, उनको बताइए कि आपके लिए भी अचार है, मुरब्बा है, पापड़ है, सिलाई है, कढ़ाई है, बहुत से ऐसे रोज़गार हैं जिसमें स्वयं सहायता समूह के द्वारा उनको रोज़गार दिया जा सकता है और वो सशक्त होंगी, चलाएंगी, अपना खर्च चलाएंगी। तो इस वजह से महिला सशक्तिकरण बहुत ही ज़रूरी है। हर महिला को आत्मनिर्भर बनना है, हर बेटी को निर्भर बनना है। जब हमारी महिलाएं पढ़ेंगी, लिखेंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी तो हम लोग अपने आप ही सशक्त हो जाएंगे और किसी के ऊपर हम बोझ नहीं रहेंगे। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि कहीं कहीं ऐसा है कि पेरेंट्स ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद घर में तमाम तरह की गाली गलौज और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हर पेरेंट्स से मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगी, कम से कम आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिए कि अगर हम गलत कुछ कर रहे हैं तो अगर कल को मेरा बच्चा, मेरी बेटी या बेटा कुछ भी गलत करेंगे तो मैं उनको रोक नहीं पाऊँगी। तो हर पेरेंट्स को अपने ऊपर भी ध्यान रखना है कि मुझे गलती नहीं करना है। अगर हम सही रहेंगे तभी हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा परवरिश देंगे।
अच्छे संस्कार देंगे, कहाँ से मिलते हैं? ये सब घर से ही मिलते हैं। और इसकी पहल हम पेरेंट्स को ही करना है। जितनी जिम्मेदारी हमारे स्कूल की बनती है, उससे कहीं जिम्मेदारी कम हमारे घर की नहीं बनती। लास्ट में मैं हर पेरेंट्स को यह बताना चाहूँगी कि सरकार के पास से ऐसा कोई भी अभी तक जियो या ऐसी कोई भी शासनादेश नहीं आया है कि स्कूल की फीस माफ़ की जाए। इसलिए पेरेंट्स को झूठ में हंगामा करने या झूठ में जाके इस कोरोना काल में डीएम या शासन प्रशासन को परेशान करने का कोई मतलब नहीं। आप पीठ पीछे ये भी तो देखिए कि वो टीचर, उनका भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, और आज कोरोना काल को देखते हुए जो भी ऊपर से आदेश हैं, हर टीचर अपनी जिम्मेदारियों को ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा शिक्षित कर रहा है। तो इसलिए मैं लास्ट में सबसे निवेदन करूंगी और ये भी कहना चाहूँगी, जब भी किसी भी स्कूल को, किसी भी कॉलेज को काउंसलिंग के लिए या महिला सशक्तिकरण पे चर्चा के लिए बच्चियों को, कोई भी बच्ची अगर कहीं से भी बिल्कुल टूटी हुई है, उसको एक बार मुझसे मिलाइए। मैं उस बच्ची को खुद ही वो शिक्षा दूंगी, वो संस्कार दूंगी कि कल को शायद आप लोग खुद नहीं पहचान पाएंगे कि कल क्या वही बेटी है या वही बच्ची है। तो मैं हर किसी से यही कहना चाहूँगी, जहाँ मेरी ज़रूरत हो आप मुझे ज़रूर बुलाइए। मैं अपने बहन और बेटियों के लिए हमेशा तैयार मिलूँगी, खड़ी मिलूँगी हर जगह। इसी के साथ मैं लास्ट में एलडीसी पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य को फिर से धन्यवाद दे रही हूँ, सारे टीचर्स को धन्यवाद दे रही हूँ, सारे स्टाफ को धन्यवाद दे रही हूँ। इसी के साथ मैं, अगर आप लोग और भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहें तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं तैयार हूँ आप लोगों का सवाल का जवाब देने के लिए। आत्मनिर्भर जरूर बनाइए, बेटियों को पढ़ाइए ज़रूर, और इसी के साथ में उनकी सुरक्षा कैसे की जाए इसका भी विशेष ध्यान सभी को रखना है। और ख़ास करके हमें बेटियों को समझाना है, बताना है, और जो भी मुझसे सवाल पूछना चाहे किसी तरह का महिलाओं और बेटियों को लेके, मैं हर तरह से आप लोग के सामने तैयार हूँ, आप लोग के सामने बैठी हूँ। आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर सवाल का जवाब देने के लिए आप लोग के सामने आई हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं बहन बेटियों के लिए उनके सवालों का जवाब दूँ। इसी के साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, बेटी और बेटे को एक समान शिक्षा मुझे देना है। ये नहीं है कि बेटा डॉक्टर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं, अगर बेटा आईएएस बन सकता है तो मेरी बेटी क्यों नहीं।
बेटा डॉक्टर बन सकता है तो बेटी क्यों नहीं। आज हमारी बेटियां बेटों से कहीं भी कम नहीं हैं। हवाई जहाज से लेके पानी वाली जहाज, हर जगह हमारी बेटियां अपना नाम रोशन कर रही हैं। तो हमें इसका भी ध्यान रखना है। बेटे और बेटी में शिक्षा में कोई अंतर नहीं करना है, और जो शिक्षा हम अपने बेटियों को देंगे वही शिक्षा मुझे अपनी बेटी को भी देना है। और कहीं से कोई अंतर हम लोगों को लड़के और लड़कियों में नहीं करना है। लड़कों को भी ये शिक्षा देनी है। वो शिक्षा या वो संस्कार लड़कों में कहाँ से आता है, वो घर से आता है। ये नहीं कि केवल बेटियों को ही हमें शिक्षित करना है, हमें बेटों को भी संस्कार देना है। संस्कार में ये देना है, बताना है कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। घर से हम निकल रहे हैं तो कोई भी बच्ची अगर बाहर किसी मुसीबत में है या उसके साथ आपको लग रहा है कि कोई गलत करने वाला है कुछ हरकत, तो आप तुरंत रुकिए और उस बच्ची की मदद करिए और ये शिक्षा दीजिए कि हो सकता है इस तरह की परेशानी कभी आपकी भी बहन या आपकी भी माँ, आपकी भी किसी परिवार के साथ आ सकती है। तो संस्कार बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, संस्कार। तो मुझे ये शिक्षा घर से ही देना है बच्चों को, ख़ास करके हमें बेटों को कि बेटा कहीं भी आप जा रहे हो, कोई भी परेशानी में है तो उसकी मदद ज़रूर करना, क्योंकि कल आपकी बहन, माँ, बेटी कोई भी बाहर निकलेगा तो ये दिक्कत आ सकती है। इसी के साथ साथ मैं बेटियों के लिए और बेटियों के पेरेंट्स, खास करके मदर के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, ड्रेस। आपकी बेटी घर से कपड़े पहन के निकलती है तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि आपकी बेटी कपड़े कैसे पहनी है, क्योंकि हमारा शरीर है, अगर हम उसको दिखाएंगे तो स्वाभाविक है कि लोग उसको देखेंगे और तरह तरह के कमेंट्स करेंगे। जीन्स पहनना बुरा नहीं है, मैं कहीं से बुरा नहीं मानती हूँ। कोई भी टी शर्ट पहनना बुरा नहीं है, स्कर्ट पहनना बुरा नहीं है, लेकिन उसको तरीके से पहनना है। और इसकी देख रेख या खरीदना या पहन के हमारी बेटी निकल रही है, इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से खास करके पेरेंट्स, मदर की होती है। और अगर बेटी जिद करती है नहीं मुझे ये ड्रेस लेना है, आप उसको समझाइए कि बेटा ये समाज में आप जाओगी तो लोग अच्छा नहीं बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे, कोई घटना हो सकती है। तो इसलिए खास करके बेटियों के ड्रेस, महिलाओं के ड्रेस को ज़रूर आप ध्यान दीजिए। मुझे पश्चिम सभ्यता पे नहीं अपने बच्चों को जाने देना है। हमें अपना भारतीय सभ्यता जो है, प्राचीन सभ्यता हमारा जो है, हमें उसकी शिक्षा अपनी बेटियों को ज़रूर देना है कि हमें बाहर के जो ड्रेस हैं, हमारा कल्चर या हमारा भारतीय सभ्यता अभी ये नहीं कहता है। अभी इसकी सोच या मानसिकता यहाँ की लोगों की ऐसी नहीं है। ऐसे ड्रेस या ऐसे कपड़ों को लोग गलत समझते हैं और गलत तरीके से देखते हैं, उनकी निगाहें गंदी हो जाती हैं। इसलिए हमें अपनी सुरक्षा को देखते हुए बच्चों को यह संस्कार देना है। और इसी के साथ साथ में मार्शल आर्ट बेटियों को ज़रूर आप लोग सिखाएं।
क्योंकि मार्शल आर्ट मैं तो हर स्कूल और कॉलेज से भी, उनके प्रबंधक, उनके प्रिंसिपल से भी यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि स्पोर्ट्स वाला जो आपका पीरियड या जो टाइम होता है वो बेटियों के लिए मार्शल आर्ट का रख दिया जाए। अगर जिस स्कूल कॉलेज में नहीं होता है तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी बेटियों को जहाँ भी मार्शल आर्ट सिखाया जा रहा है, आजकल तो फ्री भी सिखाया जा रहा है, फ्री भी क्लासेस चल रही हैं और हम लोग भी सिखा रहे हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होगी या मदद चाहिए तो हम भी आपके साथ हैं। बेटियों को मार्शल आर्ट ज़रूर सिखाइए, क्योंकि बेटियों को अपनी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें ये शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ अगर कोई पेरेंट्स मुझसे और भी कुछ पूछना चाहें तो मैं तैयार हूँ आप लोग को बताने के लिए। मार्शल आर्ट के लिए या किसी भी ज़रूरत हो तो आप ज़रूर वो हमसे सहयोग ले सकते हैं। आप लोग पूछिए, मैं ज़रूर बताऊंगी। आप हमें अपने लड़कों से सलाह नहीं देनी चाहिए कि जो अपनी मानसिकता है, लड़कों की मानसिकता है। हम ये भी बताएंगे कि हाँ, आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। लड़कों की शिक्षा को, लड़कों के संस्कारों को लेके और मानसिकता बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। और ये मानसिकता कहाँ से बदली जाएगी, कैसे बदली जाएगी लड़कों की, तो ये मुझे घर से ही बताना है या संस्कारों से। हर पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि रात में 2-2 बजे 3-3 बजे तक अगर आपने मोबाइल लैपटॉप अपने बच्चों को दे दिया है तो आपके बच्चे उसमें क्या कर रहे हैं, कौन सी अच्छी चीज़ को देख रहे हैं या कौन सी बुरी चीज़ को देख रहे हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि बच्चों पे विशेष ध्यान रखा जाए, उनकी संगत कैसी है बाहर, इसका भी ध्यान रखा जाए। और बच्चों को हमेशा, लड़कों को खास करके, उनकी मानसिकता को देखिए। पहले का टाइम था, जॉइंट फैमिली होती थी, सब लोग एक साथ रहते थे, दादी दादा की कहानियाँ होती थी। ये मोबाइल लैपटॉप और ये सब चीज़ें ही नहीं थी। आजकल एकल परिवार है, फादर भी काम कर रहे हैं, मदर भी काम कर रही हैं, बच्चों को लोग टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जिससे आज जो बेटियों के साथ इतनी घटनाएं घट रही हैं ये मानसिकता को लेके है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखना है कि हमारे बेटे की मानसिकता किधर जा रही है, उसको समझाइए, बताइए। इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। स्कूल के साथ साथ बहुत सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो पेरेंट्स की भी बनती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल बच्चे को स्कूल के भरोसे आपने छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी है, बच्चों को टाइम दीजिए, अच्छे बुरे का ज्ञान कराइए, बेटा आपके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और इसी के साथ मैं, हमारी जो गांव में हमारी बहनें हैं, जो गांव में हैं, अशिक्षित हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, उन्हें हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं, कैसे हम उनको रोज़गार से जोड़ें, क्योंकि ये सब काम मेरा संगठन लगातार कर रहा है। और किन किन कठिनाइयों का सामना भी आता है वो भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग के सामने रखूँगी। जो हमारी गांव में बहनें हैं ज़्यादातर वो पढ़ी लिखी नहीं हैं,
जिस वजह से उनका हर तरह से शोषण हो रहा है, घर में भी बाहर भी। वहाँ जाके मीटिंग करके उनको जागरूक किया जाता है और उनके लिए उनका रोजगार बताया जाता है। लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग क्या है, इस चीज़ की बाकायदे जा के वहाँ पे महिलाओं को समझाया जाता है, बताया जाता है। स्वयं सहायता समूह के जरिए हम उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं और स्वयं सहायता समूह 7 महिलाओं का, 12 महिलाओं का, 17 महिलाओं का एक समूह बनता है। सरकार उनको काम करने के लिए पैसे देती है, सब्सिडी होता है। तो हर चीज़ हमारा संगठन जाके बहनों को जागरूक कर रहा है और उनको आत्मनिर्भर बना रहा है। अगर हमारी बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी तो हमारा आने वाला कल अच्छा होगा। हमारी बहनें मजबूत होंगी, हमारी बेटियां मजबूत होंगी, हम मजबूत होंगे। और इसी के साथ महिला पुरुष सम्मान का दर्जा प्राप्त है। ये मन से हर पुरुष निकाल दे कि महिला केवल घर में काम करने के लिए, रोटी बनाने के लिए और बच्चे पैदा करने तक ही सीमित है। इस सोच को अब हमारे पुरुष, क्योंकि अगर हम एक रहे हैं और मैं बराबर आपके साथ हर जगह कंधा से कंधा मिला के चल रही हूँ, तो आपके सुख में, आपके दुख में, हम बाहर भी जॉब कर रहे हैं, घर भी देख रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, तो हम बच्चों को पाल भी रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा काम तो हम कर रहे हैं। तो कहीं हमारा दर्जा शायद आपसे भी ऊपर है, बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि जो सच है उसको सभी को एक्सेप्ट भी करना चाहिए और सच यही है। और यही मेरा काम है कि हमारा अधिकार क्या है, हर गांव में जाना, हर शहर में, हर लड़कियों को, हर स्कूल में, कॉलेज में मुझे उन्हें उनके अधिकारों को बताना है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। और वो समय चला गया कि जब महिलाओं को केवल दीवार के अंदर रखा जाता था, चार दीवारी के अंदर रखा जाता था। अब हम आपके बराबर हर जगह हैं, हर पोस्ट पे हैं और कहीं से, और अब तो सब तो छोड़िए, अब तो महिलाएं हमारी चांद तक भी जा चुकी हैं, तो हम कहाँ से आपसे कम हैं। तो बस बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, बस लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जब किसी को जहाँ भी हमारे संगठन की, हमारी बहनों की, हमारी बेटियों के लिए, बहनों के लिए स्कूल कॉलेज काउंसलिंग के लिए, सशक्तिकरण पे परिचर्चा के लिए मैं आपके सामने खड़ी मिलूँगी हर समय। और इसी के साथ मैं लास्ट में LDC पब्लिक स्कूल को फिर धन्यवाद देते हुए, और इसी के साथ में हमारे भाई कविश जी को भी मैं धन्यवाद दूंगी, जो यह मौका मुझे मिला। मेरा सौभाग्य है, मेरे संगठन का सौभाग्य है। इसी के साथ मैंने फ़ीस की बात आप लोगों को बता दी है, पेरेंट्स को मैं फिर बता देना चाहती हूँ लास्ट में। सरकार का ऐसा कोई जीवो नहीं है जो उन्होंने कहा हो कि फ़ीस नहीं दी जाएगी। अगर फ़ीस नहीं दी जाएगी तो आप एक बार ज़रूर सोचिए कि वो टीचर जिनका भी परिवार है
उनको भी अपने बच्चों को पालना है, पढ़ाना है, घर चलाना है, इसका भी ध्यान रखा जाए। और इसी के साथ में मैं अब अपनी वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेती हूँ और नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।